हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र पाठक HR कंपटीशन एकेडमी से आप सभी लोगों को वेलकम करता हूं। दोस्तों, तो जैसा कि हम लोग आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, ये हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, ये क्लासेस चल रही हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर, और वह कॉन्सेप्ट है हमारा बायोलॉजी के अंतर्गत हम आज पढ़ रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, प्रतिदिन हमारी लाइव क्लासेस ये प्रारंभ हो चुकी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको ज्वाइन करें और अपनी जो कंपटीशन एग्जाम की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह जो MCQ और प्लस विश्लेषण वाला जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं, यह आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। तो ब्रह्मास्त्र हमको तैयार रखना है, पशुपात्र हमको तैयार रखना है, आग्नेय अस्त्र तैयार रखना है। लेकिन जब ये अस्त्र काम कब करेंगे दोस्तों? जब हमारी तैयारी बहुत ज्यादा कठिन मेहनत के साथ जब हम तैयारी करके अपने आप को स्ट्रांग कर लेंगे। तो दोस्तों, निश्चित रूप से लाइव क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और लाइव क्लासेस के अंतर्गत मैं जो टॉपिक लेकर के आपके सामने आया हूं, क्या हमारा पर्यावरण और इकोसिस्टम्स में एनर्जी का फ्लो। तो बेटा, इस क्वेश्चन को इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, इस टॉपिक संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और निश्चित रूप से मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि इकोसिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस को यदि आप आज सॉल्व करते हैं तो इकोसिस्टम का लगभग एरिया आपका कवर हो जाएगा। तो बेटा, ज्यादा हम लेट नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। और हम बात करते हैं अब इकोसिस्टम के ऊपर। तो देखते हैं हमारा पर्यावरण और इकोसिस्टम्स, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहली बात उठती है कि ये पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है। पारिस्थितिक तंत्र बोलो इसको, या इसको परितंत्र भी हम कहते हैं, अर्थात इंग्लिश में कहा जाता है इकोसिस्टम्स में। तो यह क्या है? एक नेचुरल यूनिट से बेटा, नेचुरल अर्थात प्राकृतिक इकाई होती है। और इस प्राकृतिक इकाई में एक क्षेत्र विशेष के सभी, समझिएगा कि एक क्षेत्र विशेष के सभी क्या, जितने भी जीवधारी हैं, आप जीवधारी कह दिया मतलब जितने पौधे हैं, जितने जानवर हैं, ये सभी कोई मिलकर के आपस में एक साथ सम्मिलित रूप से एक आपस में एक साथ क्या करते हैं, एक विशेष क्षेत्र में ये आपस में अणुजीव भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं और इस एक प्रकार का इकोसिस्टम्स का निर्माण करते हैं। और अपने साथ अजैव पर्यावरण के साथ ये अंतः क्रिया करके संपूर्ण एक जैविक इकाई का निर्माण करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहा जाता है। तो दोस्तों, HR कंपटीशन एकेडमी के द्वारा कई पब्लिकेशन, हमारी पब्लिकेशंस के द्वारा इससे संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उससे संदर्भ में बुक्स भी पब्लिकेशन के द्वारा बनी हुई है। वह बुक आपको आपके मार्केट में बुक स्टॉल में प्राप्त होगी। और प्रतिदिन हमारी ये लाइव क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है और शाम को यह 6 बजे से 7 बजे प्रतिदिन यह क्लास चलेगी। आप निश्चित रूप से क्लास को ज्वाइन करिए और हमारी कंपटीशन एकेडमी कोचिंग क्लासेस में उस दिए हुए नंबर पर संपर्क करके इसको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा MCQ किसके ऊपर? इकोसिस्टम्स के ऊपर तो तैयार है और हम अब प्रश्न की श्रृंखला लेकर के आते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन इकोसिस्टम्स के ऊपर है। पहला सिस्टम कौन सा? कि एक धान के खेत में परितंत्र में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि परिस्थिति इकोसिस्टम के संदर्भ में, इकोसिस्टम को जब हम देखते हैं कि जो इकोसिस्टम्स होता है, इस इकोसिस्टम में हम क्या देखते हैं कि एक तो होते हैं भैया उत्पादक अर्थात जो निर्माता कहलाते हैं, प्रोड्यूसर जिसको कहते हैं। इनको जो उपभोग करते हैं उनको कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्या बोलते हैं जी इनको? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को जो खास श्रृंखला के रूप में हम पढ़ते हैं तो कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर उपभोक्ता कहलाते हैं। और उसके पश्चात हम देखते हैं तो तृतीयक, और यहीं पर हम बात कर देते हैं सर्वोच्च उपभोक्ता की बात कर देते हैं। सर्वोच्च उपभोक्ता अर्थात बाज किस श्रेणी में आता है दोस्तों? तो बाज आता है सर्वोच्च उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। और बहुत सारी चीजों को कंफर्म कर दूं कि हमारा जो इकोसिस्टम्स है, यह इकोसिस्टम्स दो अलग अलग चीजों से मिलकर बना है। जैसे हम बात करते हैं जैविक और बायोटिक और अजैविक,
दो घटकों से मिलकर के क्या बनता है, हमारा इकोसिस्टम्स का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा जी दोस्तों, ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूं इससे संबंध जब आप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आप उनके क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम जैविक की बात करते हैं तो जैविक के अंतर्गत किनको रखा जाता है, जीवित जीवों को रखा जाता है। किसको रखते हैं दोस्तों, जीवित जीवों को रखा जाता है। और अजैविक में निर्जीव को हम रखते हैं, अर्थात निर्जीव वाले जो नॉन लिविंग जो भी कंपोनेंट्स हैं उसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, अजैविक। बोलोगे सर कौन कौन से हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तापमान किसके अंतर्गत आता है, अजैविक घटक है। इसके अलावा हम पानी की बात करते हैं दोस्तों, पानी भी किस में आता है, अजैविक घटक में आता है। और हम बात करते हैं सूर्य के प्रकाश की बात कर लें तो सूर्य का प्रकाश भी इसी की श्रेणी में आता है। यहां पर हम किसको रखेंगे, तो यहां पर रखेंगे हम पौधों को, यहां पर रखेंगे हम जानवर को, अर्थात लिविंग। और अब घटक भी इस श्रेणी में आते हैं। तो ये सब कहलाते इकोसिस्टम्स। जिसमें दो घटक पाए जाते हैं, कौन कौन से, जैविक और अजैविक। क्लियर। क्वेश्चन में चलते हैं वापस। क्वेश्चन में चलते हैं कि एक धान के खेत के परितंत्र में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। भैया धान का जो खेत होता है, धान ही कह दिया है कि वह खेत ही धान का है, तो वहां पर पौधे होंगे। और पौधे अर्थात उत्पादक कहलाते हैं, अर्थात निर्माता कहलाते हैं। तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होगा, उत्पादक ही होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और उत्पादक। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, कंज्यूमर, अर्थात ये प्रोड्यूसर्स अर्थात उत्पादक। उत्पादक सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय पोषी स्तर में आते हैं, कौन तृतीय पोषी स्तर में आते हैं, उत्पादक आता है, शाकाहारी आते हैं, या प्रथम मांसाहारी, या सर्वोच्च मांसाहारी। तो यहाँ पर बहुत सारी दिमाग में चीजें आप लोगों के चल रही होंगी कि हमको इसके अंतर्गत किसको रखना है। तो ध्यान रखिएगा, उत्पादक अर्थात मान लीजिए ये शैवाल है, या हम घास की बात करें, ये किसकी श्रेणी में आ गए, उत्पादक की श्रेणी में आ गए। फिर उसके पश्चात इनको उपयोग करने वाले कौन हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में हम किसको रखते हैं, शाकाहारी को। जैसे कि हम हिरण को रख दें, हिरण किस में आएगा, शाकाहारी में आएगा। और हिरण को ग्रहण करने के लिए इनको कौन ग्रहण करेगा, कौन खाता है बेटा, तो सीधा सीधा बात आती है द्वितीयक उपभोक्ता। और द्वितीय उपभोक्ता में हम किसको रखेंगे, जैसे कि जो हिरण को ग्रहण कर रहा है अर्थात शाकाहारी जीवों को कौन खा रहा है, मांसाहारी, तो प्रथम मांसाहारी अर्थात शेर को हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन तृतीय पोषी स्तर में आएगा, कौन तृतीय पोषी स्तर में आएगा। तो आंसर क्या लेना है दोस्तों, आंसर लेना है माय डियर फ्रेंड्स, कौन सा आंसर, प्रथम मांसाहारी। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न किसी परिस्थितिक तंत्र में बाज 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 कौन सी श्रेणी में आते हैं, तो बाज आते हैं दोस्तों सर्वोच्च उपभोक्ता में आते हैं। सर्वोच्च उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, बाज आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्तर में सबसे कम ऊर्जा संचित होती है। ध्यान दीजिएगा, फिर से आपको समझा देता हूं मैं, फिर से समझ लेते हैं हम लोग। यहां पर एक पेज और देखते हैं कि भैया सबसे पहली चीज तो हम देखते हैं कि हमारा सबसे पहले प्रथम पोषी स्तर, हम बात करें प्रथम पोषी स्तर की बात करें, फिर हम बात करें द्वितीय पोषी स्तर की बात करें, द्वितीय पोषी स्तर की हम बात कर लें, और फिर बात करते हैं हम तृतीय पोषी स्तर की बात कर लें। इसी को तो बुक्स में कई जगह पर T3, T2, T1 के रूप में दिया रहता है। ठीक है, तो हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि T1, T2, T3 क्या है, तो आज समझ लेते हैं इन चीजों को। तो यहाँ पर तृतीय पोषी स्तर के अंतर्गत कौन आता है, ध्यान रखिएगा, शेर। शेर को किस श्रेणी में रखा गया है, तृतीय पोषी स्तर के अंतर्गत रखा गया है, और यह द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में इसको रखा गया है, द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में रखा गया है। अर्थात और क्या कहते हैं इसी को, इसे ही हम द्वितीय उपभोक्ता क्या बोलते हैं, इसे हम
मांसाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। इसके अलावा जब हम प्रथम में देखते हैं तो प्रथम पोषी स्तर के अंतर्गत हम किसको रखते हैं? तो जितने भी पौधे हैं, पौधे व शैवाल को किस श्रेणी में रखा गया है? प्रथम पोषी स्तर के अंतर्गत रखा गया है। प्रथम पोषी स्तर में कौन आ गया? पौधे व शैवाल आते हैं। और ध्यान रखिएगा, इन्हीं को तो हम कहते हैं निर्माता। क्या कहते हैं? निर्माता, या इन्हीं को हम बोलते हैं उत्पादक कहते हैं। निर्माता या उत्पादक कहा जाता है। अब बात आती है द्वितीय पोषी स्तर क्या है? तो द्वितीय पोषी स्तर अर्थात यहां पर आते हैं जितने भी शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीवों को किस श्रेणी में रखा गया है? द्वितीय पोषी स्तर के अंतर्गत रखा गया है। और द्वितीय पोषी स्तर में अर्थात शाकाहारी पौधों को ये खाते हैं। शाकाहारी क्या ग्रहण करते हैं बेटा? ये पौधों को ग्रहण करते हैं, जो भी हरी घास है उनको ग्रहण करते हैं। और द्वितीय पोषी स्तर, जैसे कि हम बात कर लें, हिरण की बात कर लें, हिरण की बात करें, बकरी की बात कर लें, तो ये क्या ग्रहण करती है? घास खाती है। ठीक है, घास खाती हैं, तो ये शाकाहारी के अंतर्गत आता है। और इनको कहा जाता है क्या? ये कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? ये सब चीजें याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन में बहुत काम आएंगे आपको। चलिए प्रश्न श्रृंखला की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किस स्तर में सबसे कम ऊर्जा संचित होगी? ध्यान दीजिएगा, जब भी पिरामिड की हम बात करते हैं, जब हम पिरामिड की बात करते हैं तो हमेशा पिरामिड कैसा रहता है? सीधा होता है, सीधा होता है। तो यहां पर हम जब बात करते हैं तो मान लो यहां पर जो एनर्जी है और यहां तक जो एनर्जी पहुंचनी है, एनर्जी का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो सबसे ज्यादा एनर्जी उत्पादक के पास, उसको ग्रहण कौन किया? प्राइमरी कंज्यूमर। उसके पास मान लो यहाँ 100 है तो यहाँ पहुंची है 80। फिर प्राइमरी कंज्यूमर को कौन ले खाता है? द्वितीयक। सेकेंडरी कंज्यूमर, इसके पास 60 एनर्जी पहुंची। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10% की बात होती है पिरामिड्स के संदर्भ में। एनर्जी को मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। और उसके पश्चात टर्सरी को हम देते हैं 40 और लास्ट को देते हैं 20। अर्थात सबसे कम किसको मिलेगा? तो मान लो यहां पर है चतुर्थ पोषी, ये वाली जो लाइन है ये तृतीय पोषी, ये वाली लाइन है द्वितीय पोषी और ये वाली लाइन है प्रथम। तो सबसे लास्ट में कितना सबसे कम एनर्जी किसको प्राप्त हुई? चतुर्थ पोषी स्तर को। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस स्तर में सबसे कम ऊर्जा संचित होगी? प्रथम में नहीं, द्वितीय में नहीं, सबसे कम अंतिम में अर्थात चतुर्थ पोषी स्तर। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़े। निश्चित रूप से आपको या अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में हम देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन परितंत्र के प्रमुख घटक हैं? प्रमुख घटक, मैं अभी इस इंट्रोडक्शन के समय ही आपको बताया कि हमारा जो इकोसिस्टम है इसमें दो कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, एक बायोटिक और दूसरा ए बायोटिक। तो बेटा ए बायोटिक के अंतर्गत कौन आता है? तो बायोटिक और ए बायोटिक। तो आंसर देखते हैं, खरपतवार एवं वृक्ष, ये खरपतवार और वृक्ष तो जैविक में आता है। मेढक और मानव, ये भी जैविक में आता है। जंतु और पादप, ये भी जैविक में आते हैं। लेकिन हमको देखना है परितंत्र में घटक, तो कौन सा आंसर लेना है दोस्तों? ए बायोटिक और बायोटिक में जा। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र ऊर्जा प्रवाह परितंत्र के मार्ग को दर्शाता है? ऐसे इनमें से कौन सा ऐसा एक सिस्टम बना हुआ है जो ऊर्जा प्रवाह के इकोसिस्टम को बता रहा है? तो आंसर देखिएगा, उत्पादक को ग्रहण कौन करता है? मांसाहारी। गलत, ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि उत्पादक अर्थात प्रोड्यूसर्स उनको ग्रहण करते हैं शाकाहारी। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सेकंड में क्या दे दिया है? मांसाहारी, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। फिर देखते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, उत्पादक अब घटक, उत्पादक तो फर्स्ट में आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं लेना है। फिर देते हैं शाकाहारी उत्पादक, गलत है, क्योंकि शाकाहारी निर्माण नहीं करते हैं बल्कि उत्पादक को ग्रहण करते हैं। ऑप्शन देखो चौथा क्या कहता है दोस्तों? उत्पादक। उत्पादक अर्थात यहाँ पर घास हम लिख देते हैं। फिर ये आ गया हिरण, हिरण से हम देख लिए शेर, और शेर से जो होते हैं आप घटक जो इसको भी नष्ट कर है। तो आंसर कौन सा लेना है? डी लेना। तो निश्चित रूप से
ध्यान रखिएगा, बाजा बजे तो अच्छे से बजना चाहिए, ये नहीं कि धीरे धीरे नहीं बजाना। अब तैयारी है तो धमाकेदार हो, बाजा भी बजे, अब बजाना ही है बाजा तो ढंग से बजाए ना दोस्तों। अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर कि पौधे किस तरह कार्बन चक्र में सहयोग देते हैं। कार्बन चक्र कहने का मतलब, मान लो हमने ऑक्सीजन लिया, हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो क्या रिलीज करते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट एब्जॉर्ब करता है। तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन फिर रिलीज किया। तो एक सर्कल चलता है, एक चक्र चल रहा है हमारे और इकोसिस्टम के बीच में। क्वेश्चन क्या कहता है, कार्बन चक्र में सहयोग देते हैं। कौन कौन सा, ये कार्बन चक्र में योगदान नहीं देते, ये नहीं होगा। ये जब वे श्वसन करते हैं तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो वायुमंडल में ऑक्सीजन लेते हैं। तो आंसर क्या लेना है दोस्तों, बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा जैविक घटक है, बायोटिक कंपोनेंट्स पूछा है दोस्तों, बताइए। अर्थात उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, सब किसके अंतर्गत आते हैं। ये भी घास पौधे जैविक में आ गया, उपभोक्ता अर्थात ये भी जैविक में, जितने भी माइक्रोब्स हैं वो अपघटक के अंतर्गत, सब जीवित हैं। अर्थात आंसर क्या लेना है, उपरोक्त सभी आंसर। अगले प्रश्न में देखते हैं, यदि कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे वायुमंडल से खींच लिया जाए तो सबसे पहले कौन सा जीव के ऊपर इसका असर होगा, कौन से जीव पर सबसे पहले असर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कौन करता है जी, प्लांट, पौधे। तो सबसे पहले यदि कार्बन डाइऑक्साइड पूरी खत्म हो जाएगी तो बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्लांट फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले प्रभावित कौन हुआ, प्लांट। देखते हैं प्लांट किस श्रेणी में आता है, उत्पादक। प्लांट क्या है दोस्तों, उत्पादक। प्लांट क्या है, उत्पादक। तो आंसर देखते हैं क्या उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, उत्पादक। तो आंसर क्या लेना है दोस्तों, उत्पादक लेना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से परितंत्र में, पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक घटक, अजैविक घटक के बारे में मैं क्या बताया था, तापमान, सूर्य का प्रकाश, पानी। ऑप्शन देखते हैं, क्या अजैविक घटक की श्रेणी में आता है, पादप नहीं, जैविक घटक है, जीवित है, ये बायोटिक कहलाएगा। कीट, इंसेक्ट, ये भी बायोटिक कहलाएगा। तेर, ये भी बायोटिक कहलाएगा। लेकिन पानी दिया है दोस्तों, तो पानी अर्थात वाटर और वाटर की श्रेणी में आता है, अजैविक घटक की श्रेणी में आता है। देखिए शुरुआत का इंट्रोडक्शन, शुरुआत का एनालिसिस हमारे काम। अगला प्रश्न बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन झील के जो जैव भार है, बायोमास का पिरामिड होता है। तो बोलता है झील का, निम्नलिखित में से कौन झील के जैव भार का पिरामिड होगा। तो झील के जैव भार का जो पिरामिड होता है हमेशा कैसा होता है, बोलता है उल्टा होता, उल्टा होता है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक पोषी स्तर में आते हैं। द्वितीयक पोषी स्तर, अभी इससे पहले मैं बताया था, जो जीव जो शाकाहारी, जो शाकाहारी द्वितीयक पोषी स्तर के अंतर्गत हम बात करते हैं। शाकाहारी जो मतलब जो ऐसे शाकाहारी जीव जो किसको ग्रहण करते हैं जी, पौधों को ग्रहण करते हैं। जो पौधों को खाते हैं वो द्वितीय श्रेणी में आते हैं। आंसर देखते हैं क्या होता है, पौधों को कौन खाता है बताइएगा। घास, घास को खाती है क्या, नहीं, बल्कि सर्प, सर्प भी नहीं खाता घास, बिल्ली भी नहीं खाती घास, खाती है हिरण, हिरण खाती है घास। तो द्वितीयक पोषी स्तर कौन, हिरण, ये हिरण इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शानदार प्रश्न, कौन बनेगा करोड़पति के अंतर्गत। हम देखते हैं एक खाद्य कड़ी के घटकों के प्रकार, एक खाद्य श्रृंखला है उसमें घटक के बारे में पूछता है। क्या उत्पादक को ग्रहण करता है शाकाहारी, सही है। शाकाहारी को खाता है मांसाहारी, सही है। मांसाहारी को खाता है सर्वोच्च मांसाहारी अर्थात बाज, घास, हिरण, शेर, बाज। माने तो घटनाक्रम में एक तत्व से दूसरे तत्व, यहां से एक तत्व से दूसरे तत्व में पहुंचने वाली ऊर्जा का प्रवाह क्या होगा। शुरुआत में बताया मैं, जैसे 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 श्रृंखला बढ़ती है ऊर्जा का फ्लो 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 है, तो
देखते हैं यहाँ पर क्या होता है कि एक तत्व से दूसरे तत्व में पहुंचता है तो क्या होगा, एक अन्य खाद्य श्रृंखला द्वारा फिर से उस ऊर्जा को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। भाई यहाँ की एनर्जी को किसने ग्रहण कर लिया, अगली खाद्य कड़ा ने, खाद्य श्रृंखला ने, किसने, शाकाहारी ने। तो आंसर क्या लेना है, पहला ही, ज्यादा क्वेश्चन पे नहीं जाना है, सीधा सीधा, ठीक है। अर्थात क्या ऊर्जा वातावरण में चली जाती है, जी नहीं, बल्कि अगली खाद्य, अगला जो कंज्यूमर्स है उसके द्वारा उस एनर्जी को पकड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा किसी वन के परितंत्र में शेर का खाद्य स्तर होता है, शेर का खाद्य स्तर होता है। याद रखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा किसी वन के परितंत्र में शेर का खाद्य स्तर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हमने फर्स्ट पेज में ही यहाँ इसके बारे में बात की थी, फिर से एक बात कर लेते हैं कि हम जानते हैं कि प्रथम पोषी स्तर, समझिएगा, प्रथम पोषी स्तर, यहीं पर लिख देता हूं मैं द्वितीय पोषी स्तर, शेर के बारे में पूछा है दोस्तों, और तीसरा लिख देते हैं तृतीय पोषी स्तर, ट्रॉफिकल लेवल के बारे में बात कर रहा है। तो प्रथम स्तर पोषी स्तर के अंतर्गत आते हैं वन कहा, जो प्रथम पोषी स्तर अर्थात यहाँ T1 के अंतर्गत कौन आते हैं, माता आते हैं, निर्माता आते हैं, या यहाँ पर हम देखते हैं पौष्टिकता का स्तर। फिर हम बात करते हैं द्वितीय पोषी स्तर के अंतर्गत हम रखते हैं T2 को अर्थात हिरण को, और हिरण को हम किस श्रेणी में रखते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में। और तृतीय पोषी स्तर अर्थात T3 और T3 रखते हैं हम शेर को, और शेर कह दिया मतलब अर्थात मांसाहारी जो होंगे वो T3 श्रेणी में आएंगे, T3 श्रेणी में आएंगे। फिर बोलता है इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, नाम याद रखना, टेंसले नाम के वैज्ञानिक ने, टेंसले नाम के वैज्ञानिक ने इकोसिस्टम या परितंत्र शब्द को परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का प्रवाह श्रृंखला में यदि पहला मांसाहारी को शाकाहारी की तुलना में कितनी ऊर्जा मिलेगी। ध्यान रखिएगा, पहले वाला जो मांसाहारी है, पहले मांसाहारी को शाकाहारी मतलब हिरण में ज्यादा एनर्जी है कि शेर में ज्यादा एनर्जी पहुंचेगी। तो बोलता है देखो, हिरण ने घास खाई, घास में मान लो 100% है तो उससे कुछ तो ऊष्मा प्रकृति के द्वारा प्रदत्त एब्जॉर्ब कर ली गई, कुछ एनर्जी कहां पहुंची, हिरण में। अब हिरण से ट्रांसफर कहां हो रही है, शेर में, मतलब कम होगा, लेवल कम होगा, तो आंसर क्या होगा, कम आंसर। किसी इकोसिस्टम में या पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा पिरामिड का भार हमेशा कैसा होता है, हमेशा, याद रखिएगा, जो भी ऊर्जा का पिरामिड बनेगा वह हमेशा उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता या सर्वोच्च उपभोक्ता के रूप में ऐसा इस प्रकार से चलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, वे जीव, ऐसे जीवधारी जो मृत शरीर के कार्बनिक अर्थात या कोई, जैसे आपने देखा होगा गोबर ओवर या कोई जीवधारी ऐसा पड़ा रहता है, डेड बॉडी है या कोई ऐसा पड़ा गोबर ओवर पड़ा रहता है, तो नेक्स्ट डे जाके देखोगे तो उसमें बहुत सारे धूल जैसे या मिट्टी के बहुत सारे वहां पर ढेर लगा रहता है, मतलब तो कंपोनेंट्स अर्थात जो आपके अपघटक हैं, उन अपघटकों ने उसको अपघटित कर दिया। इसी को बोलते हैं, कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं। कौन अपघटक, कौन अपघटक, कौन अपघटक, आंसर देखते हैं, अपघटक आएगा। तो निश्चित रूप से आप लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, विश्लेषण करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऑप्शन रहते हैं उनके बारे में जब हमको हमारा कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो हम आंसर में सही जाएंगे। अदरवाइज यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्या होगा, तो हम लोग कंफ्यूजन वाली स्थिति में आएंगे। इसीलिए क्लास को ज्वाइन करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस क्लास को, लाइव क्लास को ज्वाइन करते हुए क्वेश्चन भी सॉल्व करिए प्लस कॉन्सेप्ट भी क्लियर करिए। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो बोलता है देखो, खाद्य श्रृंखला की स्टार्टिंग बोलता है तो किस क्रिया से, नाइट्रोजन बोलता है स्थिरीकरण से,
ये से या विनिष्टि से, प्रकाश संश्लेषण से या श्वसन से। तो खाद्य श्रृंखला प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या होती है, खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। प्लांट क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जो उत्पादक कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किसके मध्य संतुलन जैविक संतुलन कहलाता है। उत्पादक के बीच, उत्पादक का, अब वही सबके बीच में जब संतुलन होगा, सबके बीच में संतुलन होगा तभी तो हमारा इकोसिस्टम बनता है। मतलब आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। कुछ क्वेश्चन तो लॉजिक के ऊपर निर्भर करते हैं। क्या होगा यदि पूरी इकोसिस्टम से हम पूरे इंसेक्ट अर्थात कीट भक्षियों को ही समाप्त कर दें, कीट भक्षी अर्थात चिड़ियों को हम समाप्त कर दें तो क्या होगा। भैया चिड़ियां यदि समाप्त हो जाएंगी, वैसे भी चिड़ियों के बारे में हम बात करते हैं तो हमिंग बर्ड भी को हम लिखते हैं चिड़िया है, जो क्या जितनी भी मैना है, चिड़िया है, क्या करती हैं, ये खेतों के किनारे जो छोटे छोटे से इंसेक्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, कीट होते हैं, टिड्डे होते हैं, इनको ग्रहण करती है। अब बताओ हमने चिड़िया ही समाप्त कर तो टिड्डे, आहा मजा आ गया, टिड्डे आ गए, टिड्डो अपने आप को तो एक छत्र शासन करेंगे, एक छत्र शासन कर देंगे। स्वाभाविक चीज है, कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा और फसल का नुकसान हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसी इकोसिस्टम में तो परितंत्र की सही परिभाषा क्या होगी। तो भैया हमने शुरुआत में ही कहा, वह परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र एक वह इकाई होती है जिस इकाई के अंतर्गत विशेष एक क्षेत्र विशेष के जितने भी जीवधारी हैं, चाहे पौधे हैं, अपघटक हैं, चाहे अणुजीव हैं, सभी एक साथ क्या करते हैं, आपस में अंतः क्रिया करके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। देखते हैं क्या है ऑप्शन, कि एक दूसरे को प्रतिक्रिया नहीं है, अंतः क्रिया। इसी आवास के अजीवी घटक नो, पृथ्वी का एक भाग, इसका वायुमंडल, इसमें जीवधारी आते हैं, जी नहीं, बल्कि वातावरण के सभी जीवों का समुदाय जिसमें वह साथ साथ रहते हैं, वह इस श्रेणी में आते हैं। किसी परितंत्र में उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच के संबंध का रेखीय प्रदर्शन क्या कहलाता है। भैया इसी को तो हम बोलते हैं इकोसिस्टम। नीच इकोसिस्टम, सिस्टम इकोसिस्टम, पिरामिड्स, तो आंसर क्या होगा, पिरामिड्स का निर्माण और इसमें प्रोड्यूसर के बीच में जो क्रम बनता है। यह बहुत अच्छा प्रश्न आया है। एक और आपके सामने, फोटोसिंथेसिस क्रिया में सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा है उसका कितना परसेंट उपयोग करते हैं, 1%, 20%, 10% या 4%। आंसर लेना दोस्तों, 4। फिर है, कार्बन चक्र में क्या सही अनुक्रम में शामिल है। सही अनुक्रम मतलब कार्बन अर्थात प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है, उसको कौन ग्रहण करता है, कंज्यूमर ग्रहण करता है, उपभोक्ता ग्रहण करता है। उपभोक्ता जब समाप्त होते हैं तो उनको कौन नष्ट करता है, आपके घटक, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता, घटक। अब तो ये आंसर हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता और डीकंपोजर्स कहा जाता है किसको, डीकंपोजर्स अर्थात अपघटक के, तो उसको क्या कर देते हैं अब। फिर आता है, वृक्ष के परितंत्र में पिरामिड का भार कैसा होता है। वृक्ष के पिरामिड में, ये वृक्ष के पिरामिड में हमेशा जो भार होगा कैसा होगा, सीधा होता। किसी भी परितंत्र में कौन सा घटक बाहर से आता है, देखो ऑक्सीजन, तापमान, नाइट्रोजन, एनर्जी। तो बोलता है कोई भी को सिस्टम होगा उसमें कौन सा ऐसा घटक है जो बाहर से आता है, तो बोलता है ऊर्जा को रखा गया है, ऊर्जा जो होती है जो उससे प्राप्त हो। किसी परितंत्र में ऊर्जा का प्रमुख सोर्स क्या होगा बेटा, तो ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है, सूर्य से हमको एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने ऊर्जा प्रवाह के 10% के नियम का प्रतिपादन किया। तो हमेशा आंसर याद रखना, अंतिम जो उपभोक्ता होता है उसको कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, अंतिम वाले को बोलता है 10% एनर्जी प्राप्त होती है। इस नियम को बताने वाले वैज्ञानिक कौन, लिंडमैन नाम के वैज्ञानिक, ठीक है। टेंसले ने परितंत्र के बारे में बताया, प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया। यदि विश्व के सभी पौधे नष्ट हो जाएं तो प्राणियों में किसकी कमी हो जाएगी, सीधा सीधा आंसर ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से किससे मिलकर एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा, उत्पादक भी हो, उपभोक्ता भी हो।
ठीक है, तो ध्यान इन दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या ले लेना है हमको, उत्पादक और उपभोक्ताओं से। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी प्रतिशत है, तो वायुमंडल में इसकी मात्रा होती है 0.03%। सबसे ज्यादा मात्रा नाइट्रोजन की, हम 78%, 21% आपका ऑक्सीजन होता है। वहीं पर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03। इसी खाद्य श्रृंखला में प्रथम कड़ी सदैव एक उत्पादक या हरा पादप ही क्यों होता है, तो क्योंकि उस हरे पादप में विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स या कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उसकी मात्रा उनमें पाई जाती है। जिसे ठीक है, तो कार्बनिक अर्थात कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जिसमें पाई जाएगी उसको सबसे शुरुआत में रखा जाता है। तो यहाँ पर इसमें कार्बनिक भोजन के संश्लेषण की क्षमता अधिक होती है, प्लांट। फिर बोलता है अगला प्रश्न है, परितंत्र में किस प्रकार की इकाई है, परितंत्र किस प्रकार की इकाई है, तो बोलता है बंद इकाई, खुली इकाई, बंद एवं खुली। भैया बंद एवं खुली अर्थात उपरोक्त सभी। ठीक है जी। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारक के द्वारा वायुमंडल में संतुलन स्थापित होता है, उत्पादकों के द्वारा होता है, घटकों के द्वारा भी संतुलन स्थापित होता है, उपभोक्ताओं के द्वारा भी संतुलन स्थापित होता है। तो आंसर क्या लेना है, उपरोक्त सभी। आंसर डी हमको ले। अगला प्रश्न कहता है, यदि पहले वाला जो T1 है उस पर कितना है, T1 में 5000 किलो कैलोरी ऊर्जा है, तो चौथे वाले में कुल कितनी एनर्जी पहुंचेगी, अर्थात T4 में कितनी एनर्जी पहुंचेगी, सबसे कम पहुंचेगी 5 किलो कैलोरी एनर्जी ट्रांसफर्ड हो। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका पिरामिड होता है, क्या जीव संख्या का होता है, जैव भार का होता है, ऊर्जा का भी पिरामिड हाँ होता है। मतलब आंसर क्या लेना है, उपरोक्त सभी। सभी का क्या पाया जाता है, पिरामिड पाया जाता है। और अब देखते हैं अगले प्रश्न, हरे पादप अधिक महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। भैया स्वाभाविक चीज है, एक तो ये उत्पादक भी होते हैं। तो हम लोग इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इकोसिस्टम में हम देखते हैं कि जो प्लांट होते हैं, ये प्लांट ये क्या काम करते हैं, उत्पादक का काम करते हैं। और इनके तो इनको कौन ग्रहण करता है, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम्स। तो इकोसिस्टम में हम क्या देखेंगे, ये उत्पादक हो। ठीक है, बाकी यदि लॉजिक की बात करेंगे तो प्लांट क्यों, प्लांट का महत्वपूर्ण क्यों है, तो हम देखते हैं इसके कारण वर्षा, यदि प्लांट नहीं है तो वर्षा नहीं होगी, छाया प्रदान करते हैं, पृथ्वी को ठंडी और हरा रखने में सहायता करते हैं अदर। लेकिन हम लोग इकोसिस्टम में क्या आंसर लेंगे, उत्पादक होते। अगला प्रश्न है, जीव भू रासायनिक चक्रण से क्या अभिप्राय है। तो जो जीव होते हैं, ये भू रासायनिक जो केमिकल्स क्रियाएं होती हैं, इसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण वाली जो क्रियाएं होती हैं, इसमें किसी परितंत्र में पोषक पदार्थों का चक्रण होता है, पदार्थों का साइकिल चलता है। लास्ट और अंतिम प्रश्न कहता है दोस्तों, जब उत्पादकों का जैव भार उपभोक्ताओं के जैव भार से कम हो तब प्रोड्यूसर्स की मात्रा बोलता है भार उपभोक्ताओं से इनका कम हो तो पिरामिड कैसा बनेगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। पिरामिड हमेशा बनता था, तो अब कैसा बन जाएगा, उल्टा बनेगा। तो उल्टा बनेगा किसमें, इकोसिस्टम के अंतर। ठीक है, मतलब उत्पादक का जो जैव भार होगा वह हमेशा इसके प्राथमिक जो उपभोक्ता है उससे उसका हमेशा क्या ज्यादा होगा, जैव भार। दोस्तों आज हमने पढ़ा पारिस्थितिक तंत्र से, इकोसिस्टम से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, और निश्चित रूप से मैंने आपको ओवरऑल इकोसिस्टम, एबायोटिक, बायोटिक सब चीजों को बता दिया है। और निश्चित रूप से आपकी तैयारी में यह काम आएगा। पर्यावरण के संदर्भ में, आपके विज्ञान के संदर्भ में इसकी हम बात कर रहे हैं, बायोलॉजी के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल इकोसिस्टम को भी जान लिया। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको किसके बारे में, वेस्ट के बारे में बताया था कि जो हमारा कचरा है उसके संदर्भ में हमने बात की थी। और आज हमने बात कर ली हमारे एटमॉस्फेयर अर्थात हमारे इकोसिस्टम के बारे में। दोस्तों ये हमारी लाइव क्लासेस HR कंपटीशन एकेडमी के द्वारा संचालित हो रही है। प्रतिदिन यह क्लास शाम को 6 बजे प्रारंभ होती है। सभी का ज्वाइन करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसमें दिए हुए मोबाइल नंबर में आप संपर्क करके इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक आप सभी लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट।